फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और सीटेट की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी सीरीज में एसएसटी की क्लास लेके आया हूँ मैं। एसएसटी के 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 35 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। शुरू करते हैं वीडियो आज की। कौन सा हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आता है। जो यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हैं, 4 विकल्प दिए हैं, उनमें आपको बताना है कि कौन सा हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आता है। कश्मीर एवं शिमला के पास का क्षेत्र, बिल्कुल ये कश्मीर और शिमला के पास का क्षेत्र आता है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी ज़िले ये भी आते हैं। नेपाल, भूटान, सिक्किम ये भी आते हैं। इलाहाबाद, कानपुर का क्षेत्र नहीं आता है, क्योंकि पूछा किस में जा रहा है, नहीं में पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत इलाहाबाद, कानपुर का क्षेत्र नहीं आता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। यहाँ पर भिन्न बताना है, अलग बताना है। ए में कहा जा रहा है गंगा घाटी, बी में कहा जा रहा है सिंधु नदी, और सी में कहा जा रहा है ब्रह्मपुत्र घाटी, और डी में कहा जा रहा है विंध्य मेखला। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विंध्य मेखला बिल्कुल अलग है, और डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आर्य जाति की नहीं थी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आर्य जाति की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं थी। वो नहीं में आपको बताना है। काला रंग, उठी हुई नाक, उन्नत एवं विस्तृत मस्तक, लंबा आकार एवं लंबा सिर, उपरोक्त सभी। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, काला रंग आर्य जाति का नहीं था, और यही पूछा जा रहा है कि क्या नहीं था। बाकी उठी हुई नाक आर्य जाति की विशेषता थी, उन्नत एवं विस्तृत मस्तक ये भी था, लंबा आकार एवं लंबा सिर भी था। चार नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्री का विशिष्ट महत्व है। क्यों महत्व है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्री का विशिष्ट महत्व है। ए में कहा जा रहा है कि भारतीय ग्रंथों की रचना काल ठीक से ज्ञात न होने के कारण किसी काल विशेष की अवस्था का ज्ञान नहीं हो पाता। ए में ऐसा कहा जा रहा है। और बी में कहा जा रहा है कि साहित्यिक साधनों में लेखक का दृष्टिकोण बहुधा सही चित्र करने में बाधक होता था। और सी में कहा जा रहा है पुरातात्विक सामग्री में हेरफेर करना संभव नहीं होता था। और डी में कहा जा रहा है उपरोक्त सभी। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो अभिलेख होते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। पुरालेख शास्त्र, अभिलेख विज्ञान, साहित्यिक लेख शास्त्र या शिला शास्त्र। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरालेख शास्त्र। क्या कहते हैं, पुरालेख शास्त्र कहते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सभी भाई बहनों से प्लीज़ अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षक भर्ती का ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, किसी भाई बहन से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी हुए हैं वो किस काल में हुए हैं। मौर्य काल में, शुंग काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में। और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। लगभग हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त काल। गुप्त काल को आपको याद रखना है, गुप्त काल। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पाणिनि की अष्टाध्यायी में 18 अध्याय हैं, जिसमें समस्त सूत्रों की संख्या है। समस्त सूत्रों की संख्या बताना है किसमें, अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में बताना है। और अष्टाध्यायी कई बार पूछा गया है कि जो अष्टाध्यायी है उसको लिखा किसने है, किसने लिखा है, ये आपको बताना है। तो किसने लिखा है, पाणिनि ने लिखा है। अध्याय जब पूछे जाएंगे कि अध्याय कितने हैं, तब आपको याद रखना है 18 अध्याय हैं। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सूत्र बताइए कि सूत्र कितने हैं, उसमें टोटल सूत्र बताना है। तो टोटल सूत्र कितने हो जाएंगे, 3863।
3863 यानी कि सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है? संस्कृत में लिखा है। हैं? और इसमें अध्याय कितने हैं? 18 अध्याय हैं। सूत्र कितने हैं? 3863 सूत्र हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद की प्रथम 4 शाखाओं को कहा जाता है? ऋग्वेद की, अच्छा वेद कितने हैं मैं बता देता हूँ आपको, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बता देता हूँ। वेदों की संख्या कितनी है? 4। एक तो आपका ऋग्वेद हो गया जो सबसे पुराना वेद है, एक आपका यजुर्वेद हो गया, एक सामवेद हो गया और एक अथर्ववेद हो गया। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। संगीत का वेद भी आपसे पूछ लिया जाता है, सामवेद। तो ये बातें आपको याद रखना है। तो ऋग्वेद की प्रथम 4 शाखाओं को कहा जाता है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, काठक यजुर्वेद, वाजसेनी यजुर्वेद। तो क्या कहा जाता है? कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्य शब्द मूल रूप से जिस भाषा का है, आर्य शब्द जो है किस भाषा का है मूल रूप से, ये आपको बताना है कि जो आर्य शब्द है मूल रूप से किस भाषा का है, ये आपको बताना है। जर्मन, संस्कृत, हिंदी या रोमानिक। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत को याद रखना है, संस्कृत। दस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोधि वृक्ष को किसने काटा था? जो बोधि वृक्ष था उसको किसने काटा था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उपोषत या शिव भक्त शशांक ने या परशुराम ने या रावण ने। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो शिव जी के भक्त हैं शशांक, उन्होंने काटा था। शिव के भक्त शशांक ने बोधि वृक्ष को काटा था। तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रसतंगड़ी में श्रीनगर का पहला सम्राट किसे बताया गया है? एक क्वेश्चन और बन जाता है, यहाँ पर कई बार पूछा गया है। जो रसतंगड़ी है इसमें किस प्रदेश का वर्णन किया गया है? तो इसमें किसकी बात कही गई है? कश्मीर की बात कही गई है, कश्मीर पर लिखी हुई है। रसतंगड़ी में श्रीनगर का पहला सम्राट किसे बताया गया है और किसने लिखा है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो कल्लड़ के द्वारा लिखा हुआ है, कल्लड़ ने इसको लिखा, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। तो रसतंगड़ी में श्रीनगर का पहला सम्राट किसे बताया गया है? तो सम्राट अशोक के लिए बताया गया है। ये आपको याद रखना है। अशोक के बारे में काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़े से क्वेश्चन जान लेते हैं। जैसे कि अशोक के बारे में सबसे पहले तो शासनकाल की बात पूछ ली जाती है। तो शासनकाल भी आपको याद रखना है। 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था अशोक ने, ये आपको याद रखना है। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है। पूरा नाम भी पूछा जाता है, अशोक का पूरा नाम क्या है? तो देवान प्रिय इनका पूरा नाम है अशोक का, ये भी पूछा जाता है। जन्म की बात की जाए, अशोक का जन्म कहाँ हुआ था? तो 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी पत्नियों की बात करी जाए तो कारुबाकी और पद्मावती इनकी पदावती पत्नी थी। और संतानों की बात की जाए इनकी तो महेंद्र और संघमित्रा इनकी संतानें थी। ये तो बेसिक बातें हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। धर्मपाल ने उपाधि धारण की थी। धर्मपाल ने कौन सी उपाधि धारण की थी, ये आपको बताना है धर्मपाल के बारे में कि धर्मपाल ने कौन सी उपाधि धारण की थी, ये आपको बताना है। परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजा धीराज या उपरोक्त तीनों, कौन सी उपाधि इन्होंने धारण की थी? तो डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी, परम भट्टारक की उपाधि भी धारण की थी और महाराज धीराज की उपाधि भी धारण की थी। तीनों उपाधियां धर्मपाल ने धारण की थी। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में कैबर्ता के किसानों का विद्रोह हुआ था? क्वेश्चन अच्छे हैं, लेवल के क्वेश्चन हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को शेयर कीजिए। कैबर्ता के किसानों का विद्रोह, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या रामपाल। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामपाल को याद रखना है, रामपाल, ये आपको याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से
सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाने में क्या मददगार हो सकता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाने में क्या मददगार हो सकता है। पाठ्यक्रम को जेंडर संबंधी मुद्दों से जोड़ना, क्या ये ठीक है। बी में कहा जा रहा है समरूप निर्देश और कक्षा में निश्चित शिक्षण तरीका, और सी में कहा जा रहा है विभिन्न स्रोतों के साथ जुड़ाव और आधिकारिक तौर पर निम्न पदस्थ संदर्भ, और डी में कहा जा रहा है सभी शिष्यों के लिए एक परीक्षा। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प को चुनना है 14 नंबर में कि ए बी सही होगा या ए सी सही होगा या बी डी सही होगा या बी सी डी सही होगा। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला और सी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ए और सी ठीक हो जाएगा, यानी सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ए में क्या कहा गया है, पाठ्यक्रम को जेंडर संबंधी मुद्दों से जोड़ना, और सी में कहा जा रहा है विभिन्न स्रोतों के साथ जुड़ाव, आधिकारिक तौर पर निम्न पदस्थ संदर्भ सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को समावेशी बनाने में मदद करेगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम और विधि के बारे में सही है। ये वो क्वेश्चन है सीटेट में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, अच्छे क्वेश्चन है। लगभग 40% क्वेश्चन है इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के हैं, और 60% क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से मेंशन किए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से अच्छे सिद्ध हो सकते हैं। ये भाषा की प्रकृति और भाषा अधिगम के सिद्धांतों के बारे में है, ए में कहा जा रहा है, और बी में कहा जा रहा है ये भाषा अधिगम के सिद्धांतों और धारणाओं के बारे में व्यवहारिक समझ से जुड़ा हुआ है। और इधर ए में कहा गया है कि ए उपागम को परिभाषित करता है और बी विधि को परिभाषित करता है। फिर दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है ए और बी दोनों भाषा शिक्षण के उपागम को परिभाषित करते हैं। फिर कहा जा रहा है ए और बी दोनों भाषा शिक्षण की विधि को परिभाषित करते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला है, यहाँ उपागम बोला है, यहाँ विधि दोनों को बोला है। यहाँ ए और बी सी भाषा शिक्षण की विधि को परिभाषित करते हैं, और लास्ट में बोला जा रहा है ए और बी दोनों उपागम, यहाँ बोल दिया उपागम भी और विधि किसी भी को भी परिभाषित नहीं करते हैं। आंसर क्या होगा 15 नंबर का, तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, पहला वाला बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ए उपागम को परिभाषित करता है और बी विधि को परिभाषित करता है। जो बी है ये वाला, ये भाषा अधिगम के सिद्धांत और धारणाओं के बारे में व्यवहारिक समझ से जुड़ा है, तो ये विधि को परिभाषित करता है और ए उपागम को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एक शिक्षक को यानी एक टीचर को भाषा पढ़ाते समय निम्न में से किस माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक का सबसे पहले, सामान्य बोलचाल का, या श्यामपट्ट का, या प्रश्न पूछने का। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए सबसे पहले, तो पाठ्य पुस्तक सबसे पहले आप खोलेंगे नहीं, श्यामपट्ट पर लिखना बाद में चालू करेंगे, शुरू में नहीं, प्रश्न डायरेक्ट नहीं पूछ सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य बोलचाल का। ठीक है, सामान्य बोलचाल का। एक शिक्षक को, एक टीचर को, आप जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे भाई भी टीचर बनेंगे और बहनें भी बनेंगी, तो आप शिक्षक या शिक्षिका बनेगी, तो पढ़ाते समय किस माध्यम का सबसे पहले आप प्रयोग करेंगे, तो सामान्य बोलचाल का प्रयोग करेंगे। ये सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। किसने दिए थे, देवपाल ने। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर, या बी में कहा जा रहा है स्वयं विहार बनाने के लिए इच्छुक था, या सी में कहा जा रहा है बौद्ध विद्वान वीर देव के अनुरोध पर, और डी में कहा जा रहा है पूर्वी गंगा के चंद्रवंशीय राजा के अनुरोध पर। तो किसके अनुरोध पर ऐसा हुआ था, तो ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दे दिए थे। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। सामाजिक विज्ञान विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना, और बी में कहा जा रहा है नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, और सी में कहा जा रहा है अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना, और डी में कहा जा रहा है महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना।
18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नक्शा बनाने की क्षमता को विकसित करना। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के उद्देश्य होने चाहिए? सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के उद्देश्य होना चाहिए प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकताओं और अधिगम शैली को ज्ञात करना, ए में कहा जा रहा है। बी में कहा जा रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावकारिता को बढ़ाना, और सी में कहा जा रहा है सहपाठी मूल्यांकन और स्व मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को सम्मिलित करना, और डी में कहा जा रहा है योग्यता के आधार पर छात्रों को पहचानना और पृथक करना। पृथक करने का मतलब क्या होता है? अलग करना। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी। तीन बातें यहाँ पर ठीक हैं, ए बी और सी। और ए बी सी किसका जिक्र है? सेकंड वाले में। दोबारा देख लेते हैं। ए बी सी को ए में कहा जा रहा है प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकताओं और अधिगम शैली को ज्ञात करना, ये अच्छी बात है। और बी में कहा जा रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावकारिता से बढ़ाना, ये भी ठीक है। और सहपाठी मूल्यांकन और स्व मूल्यांकन यानी अपने द्वारा मूल्यांकन करना और सहपाठी के द्वारा मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को सम्मिलित करना। इसमें हमें किसमें? योग्यता के आधार पर छात्रों को पहचानना और पृथक करना यानी अलग करना, ये बात नेगेटिव है तो इसको हमें नहीं लेना है। बाकी ए बी सी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक परीक्षण नहीं है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गुणात्मक परीक्षण कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। गुणात्मक परीक्षण की बात हो रही है, गुणात्मक परीक्षण आपको बताना है। संचयी आलेख, एनेक्डोटल आलेख, अवलोकन या लिखित परीक्षा। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? संचयी आलेख को टिक करके आना है, याद रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के उद्देश्य के विषय में कौन सा सही है? यहाँ पर बताना है सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के उद्देश्य में पाठ्यक्रम पूरा करना, क्या ये उद्देश्य रहेगा? छात्रों को सतत प्रतिपुष्टि देना, और सी में कहा जा रहा है छात्रों के ज्ञान व योग्यता का मापन करना, और डी में कहा जा रहा है शिक्षा शास्त्रीय व्यूह रचना को पुष्ट करना। यहाँ पर सही विकल्प को आपको चयन करना है, ए बी सी या बी सी डी या केवल ए सी या केवल सी डी। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी सी डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बी और सी और डी यहाँ पर सही हो जाएगा, सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बी सी डी में क्या कहा जा रहा है? बी में कहा जा रहा है छात्रों को सतत प्रतिपुष्टि देना, ये बात बिल्कुल ठीक है। और सी में कहा जा रहा है छात्रों के ज्ञान व योग्यता का मापन करना, और डी में कहा जा रहा है शिक्षार्थियों के व्यूह रचना को पुष्ट करना। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, यस और नो का विशेषकर ध्यान देना है क्वेश्चन को पढ़ते वक्त। यहाँ नो की बात की जा रही है, नहीं की बात की जा रही है। ये भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात हो रही है, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। और सी में कहा जा रहा है ये विभिन्न शिक्षण क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि के लिए है। और डी में कहा जा रहा है बच्चों को धीमा, गरीब या बुद्धिमान कहना उपयोगी है। क्योंकि क्वेश्चन किस में पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नहीं में पूछा जा रहा है, तो नेगेटिव हमें क्या मिल रहा है? डी मिल रहा है कि बच्चों को धीमा यानी हल्का यानी स्लो, गरीब या बुद्धिमान कहना उपयोगी है। अरे उपयोगी कैसे कह सकते हो आप कि वो गरीब है, ठीक है, या वो धीमा है, हल्के चल रहा है, हल्के पढ़ रहा है ना, वो गरीब है तो पढ़ाएंगे नहीं। बाकी ऊपर वाले तीनों पॉइंट कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। ये भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, बिल्कुल सही बात है। और ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, और ये विभिन्न शिक्षण क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित होता है, बिल्कुल ठीक बात है। डी गलत है और गलत ही पूछा जा रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? किसकी बात हो रही है? खुली पुस्तक, ओपन बुक्स। तो इसमें क्या ये छात्रों को गंभीर बनाने में मदद करती है? ऐसा है, ये कक्षा में उपस्थिति में सुधार करने में मदद करती है। और सी में कहा जा रहा है ये छात्रों में परीक्षा की चिंता को कम करती है। और डी में कहा जा रहा है ये छात्रों को सोचने पर मजबूर करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये छात्रों को सोचने पर मजबूर करती है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो एमिलिया दृष्टिकोण कब शुरू हुआ था? 1945, 1945, 1933, 1953, 1942। तो कब शुरू हुआ था? तो 1945 यानी 1945 को याद रखना है, ये सही हो जाएगा। और प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोती प्रोना गतिविधि एक बच्चे को कौन सा कौशल विकसित करने में मदद करती है? मोती प्रोना 2021 में इस क्वेश्चन को सीटेट के द्वारा पूछा गया है कि मोती प्रोना गतिविधि एक बच्चे को कौन सा कौशल विकसित करने में मदद करती है? संज्ञानात्मक विकास, मनोसामाजिक कौशल, सूक्ष्म पेशीय कौशल, वर्गीकरण कौशल। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? सूक्ष्म पेशीय कौशल की बात हो रही है, मोती प्रोना। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? बौद्धिक विकास का तत्व यहाँ पर कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, नहीं में पूछा जा रहा है। सृजनात्मकता है, चिंतन करना है, कल्पना करना है, सहनशीलता जो है नहीं है। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्धिक विकास का तत्व कौन सा नहीं है, तो सहनशीलता नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नृत्य के संबंध में सही नहीं है? कौन सा यहाँ पर सही नहीं है ये आपको बताना है। कथक उत्तर भारत बिल्कुल ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश बिल्कुल ठीक है, भरतनाट्यम उत्तराखंड गलत है, भांगड़ा पंजाब बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? गलत पूछा जा रहा है, सी हो जाएगा। भरतनाट्यम आपको याद रखना है, तमिलनाडु। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? ग्रहों का आकार के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है आपको, आरोही क्रम में लगाना है, यानी कि बढ़ते क्रम में लगाना है, ना कि घटते क्रम में। तो अरुण, पृथ्वी, बृहस्पति और बुध, किस तरह से आपको ये क्रम में लगाना है? तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपका 4, फिर 2, फिर 1 और फिर 3। 4 2 1 3। 4 पे कौन आ रहा है? बुध आ रहा है। उसके बाद 2 पे पृथ्वी, और इसके बाद में लास्ट में आएगा आपका बृहस्पति। तो इस तरह से आपका 28 का सी वाला सही हो जाएगा। 28 का कौन सा आंसर हो जाएगा? 28 का सी सही हो जाएगा बिल्कुल, आरोही क्रम में आपको लगाना था। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा ध्रुव का अक्षांश है? तो ध्रुव का अक्षांश इनमें से कौन सा है वो बताना है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 23 यहाँ पर लिखा है 23 सही 1/2 उत्तर, और यहाँ पर लिखा है 66 सही 1/2 उत्तर। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी 90 डिग्री ध्रुव का अक्षांश। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीनविच रेखा का अर्थ क्या है? जो ग्रीनविच रेखा है उसका अर्थ क्या है? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री देशांतर, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का मानक समय किस शहर से निश्चित होता है? भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से होता है? इलाहाबाद के नैनी से होता है, ये याद रखना है। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन रेलवे वगैरह में भी पूछा गया है और टीचर भर्ती में भी पूछा गया है कि भारत का मानक समय कहाँ से होता है? इलाहाबाद के नैनी से काउंट किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में विभिन्न प्रकार के पर्वत वर्ग तथा उनके नाम प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा बताइए। यहाँ पर गलत जोड़ा आपको बताना है, ना कि सही कि गलत क्या है। 1 गलत है और 3 यहाँ पर सही है। तो गलत क्या हो जाएगा? अपशिष्ट, सियरा नावेद, ये गलत है। बाकी मोड़दार पर्वत एंडीज है, भ्रंशोत पर्वत ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 32 का सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संसाधनों की न्यूनता का विचार किसने दिया था? मिल ने, स्मिथ ने, माल्थस ने, रिकार्डो ने। तो किसने दिया था? माल्थस ने दिया था, ये आपको याद रखना है, माल्थस।
34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में अछूतों के लिए क्या है? किसी विशेष अधिकार का प्रावधान नहीं है, विशेष अधिकार एवं सुविधाओं का प्रावधान है, शिक्षा की सुविधा का प्रावधान है, धर्मांतरण की सुविधा का प्रावधान है। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेष अधिकार एवं सुविधाओं का प्रावधान है अछूतों के लिए, है ना। तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भिक्षावृत्ति दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? शिक्षा आवश्यक है, इसके लिए दस्तकारी सिखाना आवश्यक है, कानून बनाना आवश्यक है, उपरोक्त तीनों काम आवश्यक हैं। तो तीनों काम ही आवश्यक है भिक्षावृत्ति के लिए। भिक्षावृत्ति का मतलब क्या होता है? भीख मांगना। तो शिक्षा आवश्यक है, पढ़ोगे लिखोगे तो थोड़ा अच्छा करोगे तो आप ये सब काम नहीं करोगे। दस्तकारी सिखाना मतलब किसी काम में टैलेंट होगा तो वहाँ मन लग जाएगा। कानून से पास करेंगे तभी ये चीज़ें लागू हो जाएंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 35 का। 35 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बिंदास रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और तैयारी अपनी करते रहिए।